रूपनारायण एक्का जी और सुनील खड़को जी हैं, इनका अभी रिहाई हो चुका है। हम इनसे बात करते हैं। सर जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। पहला सवाल आपसे है, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, पहले से बेहतर। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। जेल से निकलने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से और बेहतर लोगों को सेवा कर पाऊँगा मैं और उसका प्रतिनिधित्व समाज में मिलेगा। रूपनारायण एक्का जी, अभी कुछ दिन तक आप हिरासत में रहेंगे। अभी निकलने के बाद में क्या वही रूप दिखेगा या फिर रूपनारायण एक्का में रूप की बदलाव हो जाएगी? हमारे महापुरुषों का इतना ज़्यादा हमारे पास में प्रेरणा है, ये और बेहतर होने वाला है और लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रतिनिधित्व मिलने वाला है। और मैं तमाम हमारे देश भर की युवाओं को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो पूरे देश भर में बहुत शानदार तरीके से चल रही है, उस नेतृत्व के बैनर तले आप लोगों को काम करना चाहिए और उससे पूरे समाज को बहुत फायदा होने वाला है। तो ये हम लोग का जो प्रयास है, काम है, बहुत शानदार तरीके से बहुत तेजी से और चलने वाला है। ये कम नहीं होने वाला बल्कि बढ़ने वाला है। वो बोला जाता है ना कि दिन गुना रात चौगुना, वो स्पीड बरकरार रहेगा। हम लोग, हमारा जो हौसला है वो टूटा नहीं है, हमारा हौसला बहुत बुलंद हुआ है। आपके हाथों में बहुत सारी किताबें दिख रही है, इनकी क्या विशेषता है? क्या किताबें हैं, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान। तो हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई किया और हमारे हाथ में ये बहुत सारे जो फॉरेन थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, ऑथर हैं, उनकी किताब है। तो ये हम लोग 68 दिन को हमने इसको यूनिवर्सिटी के रूप में इस्तेमाल किया। हमने इसको पढ़ाई करने में वक्त लगाया, अपना ब्रेन को और ज़्यादा शार्प करने में इस्तेमाल किया ताकि हम लोगों के लिए बेहतर सेवा कर पाएँ। तो जेल घुसना पे हमारे लिए काफ़ी मतलब कि अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है और इसका फ़ायदा मिलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपको पढ़ाई करने का, कानून को जानने का एक खुला मैदान मिल गया, अच्छा समय मिल गया, जिससे आपने अच्छे से स्टडी किया। जी, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को इस समय पे याद करते हुए बोलूँगा, उन्होंने हमारे पूरे मूल्यों से समाज को संदेश दिया था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा सुधारेगा। तो बस वही खुराक था और हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किए। और हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी जो हमारे जंबाज कार्यकर्ता हैं, जो काम कर रहे हैं, मैं उन सभी साथियों को मैं फिर दोबारा अपील करूँगा कि वाकई में शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा सुधारेगा, पीना चाहिए। सर एक सवाल दोबारा आपसे करूँगा। आप हमारे इस मामले में हमारे चैनल में पहले बार आए हैं, क्या ज़रूरत पड़ी विरोध करने का? दरअसल क्या है कि जिसको जिला 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है और यहाँ पे 5th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है और जब हमें पता चला कि प्रशासन बिना सूचना के सर्वे के लिए पहुँची हुई और ये हमको प्रथम दृष्टि में सही नहीं लगा, तो हम वहाँ पे जितने भी जो उच्च अधिकारी वहाँ पे गए हुए थे सर्वे के लिए, तो हमने उनको ये कहा कि आप 5th शेड्यूल इलाके में हैं, आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे अनुच्छेद 224 लगा हुआ है, 244 लगा हुआ है, 244 धारा यहाँ अनुच्छेद यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे प्रशासन नियंत्रण आदिवासियों के हाथ में। तो यहाँ से मामला शुरू हुआ, वो काफ़ी बड़ा रूप धारण कर लिया और मेरे यूट्यूब चैनल में वो डला हुआ भी काफ़ी सारे लोग देखे थे। इस तरीके से वहाँ पे शुरुआत हुई। तो हमारा जो प्रथम दृष्टि था, प्रशासन सुलझना नहीं था, हमारा जो प्रथम दृष्टि का जो प्रयास ये था कि हम हमारे लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हुए हैं, 5वीं अनुसूची हमारे लोगों के लिए मिले हुए हैं और हम लोग उस 5वीं अनुसूची को हम लोग वहाँ पे उपयोग करना चाह रहे थे, प्रयोग करना चाह रहे थे हमारे जो वहाँ पे छोट के जो गांव के हमारे साथियों के साथ में। तो बस ये प्रयास रहा था हमारे लिए कि हम 5वीं अनुसूची के अधिकार को वहाँ पे उपयोग में ला रहे थे। नहीं हो पाई। अब सभी हमारे दर्शकों के बाद में ये बात बताई है कि प्रशासन ने हमारे ऊपर में सरकारी कामों में बाधा और प्रशासनिक अधिकारियों को मारा मारी की, ऐसा उन्होंने हमारे ऊपर में एफआईआर किया। उसके बाद में 68 दिन जेल में डाला इसको है। तो अभी बाहर निकलने के बाद में संविधान के दायरे में जो हमारी जो लड़ाई है चलते रहेगी। और मैं फिर उसी बात को फिर रिपीट करूँगा मैं कि हमारे जितने भी जो मूल्यवासी समाज के लोग हैं, उनको इससे जागृति से बहुत फायदा होने वाला है। सर एक सवाल और है कि जेल में जाने वाला हमेशा अपराधी ही होता है या फिर कुछ क्रांतिकारी लोग भी होते हैं? क्यों जाना पड़ता है जेल? कुछ अपराधी भी होते हैं और कुछ क्रांतिकारी भी होते हैं। और जैसे जो सच के लिए संघर्ष किया, क्या उनको जेल में जाना ही पड़ता है? कायदे से ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में आप देखेंगे तो ऐसा होता है। हमने मतलब कि हमारा जो
यहाँ का जो मामला था त्रिशूल का, अधिकारियों से लड़ना तो था नहीं, हम तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए वहाँ पे गए हुए थे, लेकिन नतीजा ऐसा हुआ कि हमको जेल आना पड़ा। तो यहाँ पे दोनों पहलू हैं। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जेल आने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी ऐसा भी होता है, परिस्थितियाँ ऐसे निर्माण हो जाती है काम करते करते कि जेल भी आना पड़ता है। और इस मौके पे मैं वाहन मिश्राम साहब को याद करूँगा, उनका प्रशिक्षण में बैठा हुआ था मैं। पंचगनी पुणे के साइड में उधर है पंचगनी, उन्होंने बोला था कि अगर आपको सेवा करना है और आप आंदोलन करना चाहते हैं तो आपका एक पाँव आपके घर में होगा, दूसरा पाँव जेल में होगा, ऐसा वो कहते थे। और मैंने उस जेल को एक्सपीरियंस भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में सुनील खलखो जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर जी, आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और 68 दिन है ना, 68 दिन आप काट करके आए, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। तो ये जो 68 दिन है हम लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन था और हमने संविधान को वहाँ पर पूरी तरह से रिवीजन किया, हम लोग उसको यूनिवर्सिटी की तरह लिए और हम लोगों का जो मनोबल है वो बिल्कुल नहीं टूटा। और हमने कई महापुरुषों को भी पढ़ा है, जो लोग यानी समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो लोग क्रांति शुरू करते हैं और उस क्रांति में कभी कभी जेल भी आना पड़ता है। और वो अनुभव हम लोगों को मिला, हम लोगों के लिए आवाज़ लगातार उठाते रहे और लोगों के जन कल्याण के लिए हम लोग आगे भी आवाज़ उठाते ही रहे। जी, ये आप लोगों की लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी? हम लोगों का ये जो लड़ाई है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो लड़ाई बोलते हैं जिसको, संवैधानिक लड़ाई, वो संवैधानिक लड़ाई हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि लोगों को अभी भी अपने संविधान के विषय पे जानकारी और चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, क्या लगता है? अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो 78 साल संविधान के लागू हुए हो गए, लेकिन क्या है कि हमारे जो मूल निवासी समाज है, उस मूल निवासी समाज को कॉन्स्टिट्यूशनल की पूरी जानकारी नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है और मैं अपील भी करना चाहूँगा कि आप संविधान को पढ़िए। संविधान में हम लोगों के लिए आज़ादी है, संविधान में हमारे लिए अधिकार है और संविधान को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग इधर उधर भटकते रहेंगे। जिस दिन संविधान आपको हम लोग जान जाएंगे उस दिन हम लोगों को पूरा अधिकार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। तो ये थे रूपनारायण एक्का जी और सुनील खलखो जी। अभी हम जस्ट जेल के बाहर ही हैं और इनका भी रिहाई हुआ है। और भी कुछ समाज जो आदिवासी नेता हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर जी नमस्ते। नमस्ते। सर, आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अरविंद कश्यप है। जी, क्या पदभार संभाल रहे हैं? मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। आदिवासियों, ये जैसे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और बिल्कुल रूपनारायण एक्का जी और सुनील खलखो जी आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हुए आज 68 दिन जेल में रहे। आखिर आदिवासियों के साथ ऐसा क्यों होता है? देखिए, आज का जो शासन सत्ता संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, भाई हमें विरोध करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, या जनता को विरोध करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? ये सवाल हम सरकार से पूछते हैं, सरकार को आकर के जवाब देना चाहिए। तो आज आदिवासी विरोध कर रहा है, उसका कुछ कारण होगा। आदिवासी जो जाति है या समुदाय है भारत में, उसके जैसा सीधा साधा जाति समुदाय कहीं नहीं होता। अगर सीधा साधा जाति समुदाय अगर विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसका सबूत है। तो विरोध करना अगर गलत है तो अत्याचार करना उससे ज्यादा गलत हो सकता है। अगर आदिवासी समाज विरोध कर रहा है तो उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो विरोध कर रहा है, तो जो अत्याचार कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जो विरोध कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उल्टा हो रहा है। संविधान के हिसाब से जो अत्याचार कर रहा है उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन जो संविधान की रक्षा या संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार की रक्षा, अपनी रक्षा कर रहा है, उसको जेल में डाला जा रहा है। ये संविधान बिल्कुल नहीं चल रहा है भारत में, संविधान के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। ये अच्छे दिन उनके लिए अच्छा दिन होगा, पर भारत के मूल निवासियों के लिए आज से या इस समय से बुरा दिन कुछ नहीं होगा। हम इसीलिए मूल निवासी समाज को जगाना चाहते हैं और इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मूल निवासियों को एक हो जाना चाहिए। अगर एक नहीं हुए तो बाद में एक होने का मौका भी नहीं मिलेगा, मौका भी नहीं रहेगा, क्योंकि देश में जिस तरह से मूल निवासियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है या संविधान के विरुद्ध में कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही खेदजनक है। तो मैं आह्वान करूंगा कि मूल निवासियों को, ST, SC, OBC जो भारत के मूल निवासी हैं, उनको अपने हक अधिकार के लिए, अपने देश में अपने आप के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए एक हो जाना चाहिए।
सर ऐसे कौन लोग हैं जिनका सताव आदिवासी समाज आज भी थे, क्योंकि संविधान पर भारत को आज़ाद हुए कई वर्ष हो गए और अभी भी कह रहे हैं कि आदिवासी समाज पूर्णतः आज़ादी उनको नहीं मिल पाई है। ऐसा कैसे, जबकि भारत तो 1947 में ही आज़ाद हो चुका है अंग्रेजों से। देखिए, आज़ाद हो गया, संविधान में अधिकार भी मिल गए, पर संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है वो लागू कहाँ? अगर लागू होते तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में इस तरह का शासन प्रशासन के द्वारा दखल अंदाजी नहीं होती, संविधान का पूर्णतः पालन होता। 5वीं अनुसूची में जो भी व्यवस्थाएं थी, प्रावधान था, उसके तहत सारे प्रक्रियाएं होती, परंतु वो नहीं की गई। विरोध का कारण तो यही हुआ ना। आज आदिवासी समाज या मूल निवासी समाज जो झेल रहा है अपने ही देश में, अपने पुरखों के देश में, ये कहीं ना कहीं संविधान विरोधी कृत्य है। और संविधान विरोधी कृत्य इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा समाज संगठित नहीं है। पहला चीज, हमें चाहिए कि हम समाज को संगठित करें और उसके बाद हम जरूर संगठित होंगे तो हल भी निकल जाएगा। तो संविधान की रक्षा और या संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करना, क्योंकि आज़ाद तो हो गया, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ ना, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। और किससे आज़ादी चाहिए? अंग्रेज ही तो गुलाम बना के बैठे थे इतना दिन तक। अंग्रेज तो बाद में आए, उसके पहले भी तो कोई विदेशी भारत में आया होगा। हजारों साल से हमारे लोगों को अनपढ़, गंवार और संपत्ति से बेदखल किसने किया? आज भी पढ़ने लिखने से मना कौन करता है? कहीं ना कहीं छुपा हुआ कोई तो होगा जिसको तकलीफ है। आज आदिवासियों को आरक्षण मिला रहे, उसका हक है वो। एससी को उनको आरक्षण मिला, उसका हक है वो, क्योंकि जो समाज को दबाया गया, समाज दबा हुआ नहीं है, समाज पिछड़ा हुआ नहीं है, उसको पछाड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं शासन तंत्र का गलत उपयोग करके उसको पछाड़ने का कार्य किया जा रहा है। और आदिवासी समाज या मूल निवासी समाज आज तकलीफ में है। कारण तो कुछ होगा, अगर कारण नहीं होगा तो तकलीफ में है क्यों? अगर तकलीफ में है तो आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास में हजारों साल तक हमारे मूल निवासी इस देश में, अपने ही देश में, अपने ही पुरखों के देश में जलील हुए। उनको पढ़ने लिखने से जो उनका जो मौलिक अधिकार था वो सब छीन लिया गया था, अर्थात अपने ही देश में वो जलील हो रहे थे। सर ये तो पहले की बात है ना, आज़ादी से पहले की बात है। नहीं, अंग्रेजों से आज़ादी की पहले की बात या उसके पहले की बात भी मैं कह रहा हूँ, उसके बाद की बात मैं कह रहा हूँ। अगर देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो सबको बराबरी का दर्जा, बराबरी का हक मिलना चाहिए। जो संविधान में जो हक मिला है वही तो दे दो, हम बाहर से नहीं मांग रहे। आज सभी वर्ग के लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और क्या चाहिए? शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आज नौकरियां खत्म कर दी गई, तो शिक्षा किस काम को? नौकरी खत्म कर दिया जा रहा है। आप देखिए कितनी भर्तियां हो रही है शासकीय विभागों में। किसी भी विभाग में जाइए, बोलते हैं कर्मचारी कम है। अरे कर्मचारी कम है तो कर्मचारी की भर्ती क्यों नहीं हुई? आदिवासियों के लाखों बैकलॉग पोस्ट हैं खाली पड़े हुए हैं। आदिवासियों के लाखों बैकलॉग खाली पड़े हुए हैं, उनकी भर्ती क्यों नहीं की जा रही? उसको बैकलॉग को भरा क्यों नहीं जा रहा है? जो खाली पद अभी भी पड़ा हुआ है उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ छलावा हो रहा है, यहाँ के मूल निवासियों के साथ छलावा हो रहा है। इसी का विरोध हम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे जो आदिवासी नेता, और भी कुछ हैं नेताएं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे।